पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं, अब इसमें भी अलग अलग शक्तियां डिवाइड की गई हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका की पावर को डाला गया है, फिर आगे जुडिशरी पावर होगा, फिर लेजिस्लेटिव पावर होगा। अब ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वो राष्ट्रपति की कौन कौन सी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी है, मतलब कानून बनाने की पावर कौन सी है, और जुडिशियल पावर कौन कौन सी है, इस तरह की आपको पावर्स पता होनी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव पावर में आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग सलाह देने के लिए एक वो मंत्री परिषद को करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का गठन करेगा ही करेगा, बिल्कुल, ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और ये लोग सजेशन देंगे और इस पे ही वो काम करेगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब किसी काम को एग्जीक्यूट करना, कोई भी काम होगा उसको एग्जीक्यूट करने का ये होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों व प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों को सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना की मांगी। अब मैंने कल कहा था कि राष्ट्रपति अगर किसी डिपार्टमेंट के बारे में मांग करता है तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन या उस मुद्दे की इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति तक पहुंचे, ठीक है। ये आर्टिकल 78 में बोला गया है। कुछ लोगों को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है भाई? इंफॉर्मेशन लेता है, हाँ, ले सकता है कि भाई मुझे फला मुद्दे के बारे में जानकारी दो, फला मुद्दे पर जानकारी दो, हाँ, तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहुंचे इस इंफॉर्मेशन। फिर जाता है कई मुख्य अधिकारियों को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, जैसे जितने मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, ठीक है। अब ये सब जानना जरूरी है क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति किन किन लोगों को अपॉइंट करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट मतलब कि इसको अपॉइंटमेंट करने में राष्ट्रपति के साइन लगते होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को पद से हटा भी सकता है, कैसे? जैसे संघ के मंत्री को हटा सकता है। वैसे तो प्रधानमंत्री की सलाह पे, मंत्री की सलाह पे ही होगा, लेकिन किसी मिनिस्टर को किसी बंदे को मंत्री बनना या मंत्री पद से हटाना जो फैसला होगा, मतलब फैसला तो वो करेंगे प्रधानमंत्री और काउंसिल मिनिस्टर्स, लेकिन साइन जो होगा लेटर का वो राष्ट्रपति के माध्यम से होगा, ठीक है। राज्यपाल उसको हटाना वो राष्ट्रपति के हाथ में है, ठीक है, इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के हाथ में। यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि ये राष्ट्रपति के 7% अपना पद तक करते हैं, धारण करते हैं। अब आगे लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की पावर, जो ताकत, कौन कौन से कानून बनते, कानून संबंधी है। पहले समझो इस बात का, एक सवाल आएगा कि भाई पार्लियामेंट इंक्लूड्स, पार्लियामेंट जो है वो किन किन चीजों बना हुआ है? पार्लियामेंट किन किन चीजों बना हुआ है? पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सॉरी, ठीक है। तो इसे पार्लियामेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन है, अरे पार्लियामेंट, ठीक है। और संसद गठन राष्ट्रपति, आर्टिकल 39 बोलता है संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है, ठीक है। ये हो गया। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और समाप्त करने की घोषणा का अधिकार है। अब जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन जो होंगे उसको बुलाना, अब अलग अलग सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, मानसून अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन, ठीक है, 3-4 अधिवेशन होते हैं, तो उसको बुलाना और उसको फिनिश करना, ये भी उसका राइट है। अलग अलग काम होते हैं, अभी सब पढ़ेंगे। उसके अगले वाले जो PDF में हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें सेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। अब लेकिन बुलाना कौन है? ये राष्ट्रपति कॉल करता है, ठीक है। असल में किसी को एक बंदे को अपॉइंटमेंट दिया गया है कि मतलब किसी को अपॉइंट किया गया कि जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। अब पार्लियामेंट सेशन होना है तो कोई तो ये सुनिश्चित करेगा ना कि काम हो, तो यहाँ पर राष्ट्रपति सुनिश्चित हो रहा है कि इसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। संसद के दोनों अब ये इंपॉर्टेंट है, सेशंस अलग अलग सेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है समझना। 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल रह सकता है, 6 मंथ्स का, इससे ज्यादा नहीं होगा। 6 महीने से कम समय में हो सकता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, लेकिन 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। यानी कि साल में कम से कम 2 बार तो मंत्री बैठें और डिस्कस करें, तभी तो पार्लियामेंट की वैल्यू बनी रहेगी ना, नहीं तो पार्लियामेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। आपसे पूछ सकता है वो
कि मैक्सिमम कितना होगा, तो 6 महीने तक, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए गैप। सिस्टम यहाँ कोरोना में आया था ना कि टाइम हो गया, पार्लियामेंट नहीं चला। हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, ठीक है। और एक साल में कितनी मिनिमम कितनी हो सकती हैं, 2 सकती है। ये इस तरह से पूछेगा उससे वो। आर्टिकल 85, वह सदनों या किसी सदन का सत्रावासन कर सकता है और लोकसभा को उसकी नियत अवधि से पूर्व भंग कर सकता है। कह रहा है कि भैया जो लोकसभा है उसको अपनी नियति से नियत समय, जो नियत समय मतलब है 5 वर्ष, 5 ईयर्स से पहले भंग कर सकता है। यानी कि मेजोरिटी खत्म हो गई, जो सरकार है वो अपना कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो हार गई हो, ठीक है, तो भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 86, 87, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग करेगा। इसका क्या मतलब है? मान लो कोई बिल है, अब बिल जो होता है वो पहले लोकसभा में डिस्कस किया जाता है, ठीक है, वहां मान लो लोकसभा, उल्टा भी हो सकता है, पहले राज्यसभा से हो सकता है। तो लोकसभा में डिस्कस हुआ, वहां पे पास हो गया, और वो गया राज्यसभा में, और राज्यसभा में आके वो बिल पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फंस गया कुछ मैटर में। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक जगह तो पास हो गया है, दूसरी का पास नहीं हो पा रहा है, कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, तब उस सिचुएशन में ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है, एक बड़े से उसमें बैठते हैं, दोनों ज्वाइंट मीटिंग होती है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा, इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा का नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा वो यहाँ का हेड होता है इस समय का। और फिर ज्वाइंट मीटिंग में सब लोग, लोकसभा और राज्यसभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बस इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले बिल पास नहीं होंगे, संविधान संशोधन वाले बिल नॉर्मल बिल पे हो सकता है। आज से पहले 3-4 बार हुआ है ये, अभी उसकी लिस्ट में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, 3-4 बार हुआ है, लेकिन संविधान संशोधन वाले बिल नहीं यहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग में होते हैं। उसका प्रावधान क्या है कि लोकसभा से अलग पास कराओ, 2/3 मत से, राज्यसभा से अलग कराओ, फिर राष्ट्रपति के पास जाओ, ठीक है। तो ज्वाइंट मीटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने से विषय मिला सकता है। कौन कौन से हुए, जब मैं 3 कहा था मैंने, 3 बार हुआ है। डावरी प्रोहिबिशन 1960, ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग में पास हुआ है, ठीक है। फिर आया आपका बैंकिंग सर्विसेज कमीशन 1978, ये याद रखना, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल पोटा 2002, ठीक है। इन तीनों को याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ज्वाइंट सिटिंग के साथ ये 3 बिल पास हुए हैं। डावरी प्रोहिबिशन 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन 1978 और पोटा बिल 2002। यदि राष्ट्रपति को लगता है, अब देखो, अभी से ये तो खैर चला ही गया, क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला जो काम था वो खत्म हो गया, तो ये आर्टिकल 331 जो है एक तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, पहले आर्टिकल 331 ने बोलता था कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन कम है तो 2 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है, क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत कम बची है एंग्लो इंडियंस की। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जो उसमें पापा या मम्मी में से एक व्यक्ति जो हो अंग्रेज होगा, ठीक है। तो जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, मिक्स ब्रीड के लोग भी बहुत आज भी पाए जाते हैं, मिक्स ब्रीड के लोग। लेकिन हमारा दोस्त है हमारा दोस्त है, वो उसकी आईज ना ग्रीन है ग्रीन आईज है, बहुत गोरा सा है, ग्रीन आईज है। मैंने कहा यार इंडिया में किसकी होती ग्रीन आईज, ये बताओ तो मेरा दोस्त है तो कुछ बात कर सकते हैं। मैंने कहा तुम्हारी तो आगे ग्रीन है यार। हाँ, बात होती है ऐश्वर्या राय के ऊपर, तो ऐश्वर्या से बात करते करते उस पर आ गई, तो मैं आंखें वो कितनी अलग दिखती हैं, वो लगती नहीं कि मतलब इंडियन, क्योंकि हम लोग की तो ब्राउन या ब्लैक इस तरह की आईज होती हैं, जो इंडियंस जो होते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर आ गए। मगर तो तुम्हारी तो यार ये ब्लू आंखें, ब्लू आइज हैं उसकी, हल्की इसकी है ना, दिख रही थी ब्लू आइज हैं। तो कहते, मैंने कहा भैया तुम एंग्लो इंडियन रहे हो कभी, तो तुम्हारे किसी सदस्य का अफेयर किसी अंग्रेज से रहा होगा जिससे तुम यहाँ पहुंचे हो तो ये होता है, डीएनए है, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये तो विदेशी जो यहाँ रह गए वो भी एंग्लो इंडियंस हैं, हमारे यहाँ, उन्हीं को तो माना जाता है एंग्लो इंडियंस। अब क्या हुआ ना बीच में ना, हाँ, जैसे कि टॉम अल्टर हुआ करता था, हीरो एक्टर है ना, तो वो एंग्लो इंडियन हुआ करता था,
मतलब वो आते हैं कम्युनिटी समुदाय के अंदर, हैं वो इंडियंस। जैसे गोवा में भी हाँ हाँ, पोर्चुगीज। बहुत हाँ हैं। हाँ हाँ, तो वो तो कहते हैं अपने वो पुर्तगाली हैं, वो तो है ही पुर्तगाली यार, वो आधे तो पुर्तगाली। अभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें यही बताऊंगा आपको मैं कि जब अल्बुकर्क वगैरह जब यहाँ पे पुर्तगाली लोग यहाँ पे आए तो उनके पास सैनिक कम थे। अब सैनिक अगर पुर्तगाल से लेकर आते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ते थे, तो उन्होंने ऑर्डर दिया अपने सिपाहियों को कि भाई यहीं शादी कर लो, एक वहाँ रखो एक यहाँ रखो, फिर यहाँ से आपके जो बच्चे होंगे उनको हम डायरेक्टली भर्ती कर लेंगे। तो पुर्तगालियों ने इस बात को कॉन्शियसली शादी करके अपनी जनसंख्या बढ़ाई और सेना भर्ती कराई उन लोगों की, और फिर पुर्तगाल बहुत 1960 तक रुका है हिंदुस्तान के अंदर। भले ही उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया था, लेकिन सबसे आखिरी में जाने वाला पुर्तगाली है, ठीक है। और यहाँ तक कि आई थिंक इस बार या इससे पहले वाले जो प्रधानमंत्री हैं पुर्तगाल के, वो गोवा बॉर्न है। गोवा में वो इंडियन रह चुके हैं, मतलब ये हालत है, इतना ज्यादा मिक्स है। सर ये क्या इनका रिलेशन कैसे है, मतलब हमारा पोर्चुगीज से? नहीं वो ठीक है, अब तो खैर नॉर्मल वो संबंध है, से वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इतने सालों तक जब रूल किया 3-4 साल तक, तो वहाँ पे मिक्सिंग तो हो गई ना सबकी यार। पुर्तगाली तो बोलते हैं कि हम आपको अपना जितने भी गोवा वाले हैं सबको सिटीजनशिप दे देंगे। उन्होंने बोला, ऑफर किया उन्होंने कि ले लो। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर वो सिटीजनशिप ले लोगे तो ये चली जाएगी, तो बहुत से लोग चले गए वहाँ पर, जिनको जाना था चले गए, कुछ लोग यहाँ रहे रुके हुए हैं, लेकिन उनके डीएनए में तो है ही पुर्तगाली। एल्बर्ट कोस्टा, फलाना ढिमकाना, जितने भी सब हैं सब वही सब हैं, और क्या है। तभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पसंद करते हैं वो लोग। जब भी वर्ल्ड कप शुरू होता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो हमारा भाई है, बिल्कुल है। सचमुच ठीक है। 19 आर्टिकल 80 इसी प्रकार राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, देखो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज, ठीक है, इन 4 के ऊपर 12 लोगों को नॉमिनेट करने का वो है। इस फील्ड में अलग अलग फील्ड होगी, और ये फील्ड याद रखना, ठीक है, क्योंकि स्टेट में जब हम पढ़ेंगे ना, स्टेट के अंदर, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा आता है, वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो सेंटर में नहीं है, ठीक है। यहां 4 हैं, वहां 5 हैं। वहां 5 क्या है? कोऑपरेटिव मूवमेंट, जैसे कि अमूल जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, इस तरह का मूवमेंट, यहाँ पे सरकार मिलकर पब्लिक के साथ काम करती है, उसे कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। तो इन 4 के ऊपर है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा पे 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। कहां पर? राज्यसभा में, राज्यसभा के अंदर। क्यों कर सकते हैं? कि भाई इतने हुनरमंद हो, टैलेंटेड हो, भले चुनाव जीत नहीं सकते तो आपका यूज तो कर सकते हैं ना हम अपने आपके हुनर का। तो ये है, तो तेंदुलकर वगैरह साहब इसी में आते हैं, ठीक है। 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति में के लिए रखा जाता है, तब वह उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, या अनुमति देने नहीं दे सकता, या उसे पुनर्वचन के लिए वापस कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जब बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, तो या तो राष्ट्रपति साइन कर देगा या उसे वापस पुनर्वचन के लिए वापस भेज देगा, ठीक है, या अपने पास कुछ दिनों के रख भी सकता है, कुछ नहीं, कुछ टाइम रह सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, या उसका साइन कर सकता है या कुछ टाइम रह सकता है। हम कहते हैं पॉकेट वीटो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो, मतलब उठाया रख लिया जेब में, बता ही नहीं रहे क्या हो रहा है, ठीक है, या वापस कर दिया, या वापस कर दिया, कैसा है सोच के आओ दोबारा। तो अब्दुल कलाम साहब जो थे वो दोबारा जो राष्ट्रपति इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि पहले बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, ये एनडीए के कैंडिडेट थे, तो बीजेपी को लगा कि यार ये अच्छा, इनकी इमेज अच्छी है, इनको बनाते हैं, तो इनको बना तो दिया गया। लेकिन यार जो काबिल आदमी होता है वो अपना दिमाग चलू चलाएगा, वो आपका पपेट नहीं रहेगा। अब्दुल कलाम साहब भले पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग बहुत लगाया, तो उन्होंने बहुत सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति की पद की गरिमा जो कि पावर्स है उसको यूज करें। तो 1-2 बिल ऐसे आए जिसमें उन्होंने दोबारा से भेज दिया, मतलब जाओ बात करके आओ। तो ये एनडीए को पसंद नहीं आया था, उनको लगा था कि यार ये राष्ट्रपति ना कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, इसीलिए दोबारा उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया नहीं। तो जब दोबारा राष्ट्रपति बनने की बारी आई तो अब्दुल कलाम साहब ने ये बोला था कि अगर मुझे निर्विरोध अगर रखा, मतलब निर्विरोध किया जाए, मतलब कि अनअपोज्ड, तब तो ठीक है, लेकिन अगर
पार्टी ही सपोर्ट नहीं कर रही है तो मैं नहीं लूँगा मैं, ठीक है। तो इस तरह की बात तो दोबारा नहीं बने थे वो। लेकिन जो विधेयक, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला विधेयक है, ठीक है, तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी साइन करनी ही होती है, वापस नहीं भेज सकता, रोक नहीं सकता। नॉर्मल बिल होगा उसको कर सकता है, वापस कर सकता है, रख सकता है, लेकिन अगर अमेंडमेंट वाला बिल होगा तो उसे नहीं करेगा। इस बात ध्यान रखना। इसकी एक और पीडीएफ है जो हम कल पढ़ लेंगे, ये आधा ही कंप्लीट हुआ है क्योंकि अभी हमने भी जुडिशरी वगैरह नहीं पढ़ा है इसके अंदर। अभी रुको एक काम करते हैं, टाइम बीतता है।